फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े। आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर आ रहा है 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से, 15 इनऑर्गेनिक से, 15 ऑर्गेनिक से आ रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को पढ़ने में तकलीफ ये होती है कि बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, है ना, और उनका कुछ सर पैर नहीं है। तो सर पैर समझने के लिए मैं विपिन सर को बुला रहा हूँ यहाँ पे। विपिन सर ने आपको काफी सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ाए हैं और एक बार उसका लॉजिक समझेंगे और ये समझेंगे कि खुद को इवैल्यूएट कैसे करें कि सच में हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो विपिन सर आ जाइए एक बार। ओके, ठीक है। हाँ। तो विपिन सर आ गए हैं। अब विपिन सर, पहली चीज तो मैं बच्चों को बार बार ये बोलता हूँ, बेस चैप्टर्स हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काम ही आने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, रिडॉक्स रिएक्शन है। दीज आर द बेस चैप्टर। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बोर पार्ट का, कैलकुलेशन वाले पार्ट का बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली वो पार्ट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठा है। हाँ, कहां पर बैठा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट पीरियोडिक टेबल में यूज होगा। बिल्कुल, बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप ये बता ही नहीं पाएंगे पीरियोडिक टेबल में कि वाई सेकंड पीरियड है 8 एलिमेंट, क्यों 8 एलिमेंट हैं, क्यों 18 है। इसी से निकल के आता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये 4 हमारे बेस चैप्टर्स हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन। सर, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बेस चैप्टर हो गया? हम तो समझते थे कि फिजिकल का चैप्टर। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत वो है। बिना इसके तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन का पूरा आइडिया करना कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनने जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन के बिना आप नहीं बता सकते। और बहुत इजी हो जाता है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन से बहुत इजी हो जाता है। सर, एक एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि FeCl3 है और SnCl2 है, इट रिएक्ट्स और नॉट। कैसे आइडिया लगाओगे? अच्छा, और ये कौन से वाले चैप्टर में ऐसा रिएक्शन आएगा? छोड़ दीजिए, किसी भी चैप्टर में। इससे रिएक्शन की अभी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी रिएक्शन आएंगी। इनऑर्गेनिक ये D&F का है वैसे। ठीक है, ये D&F का है। या मैंने कह दिया कि मान लीजिए FeCl2 ले लिया प्लस SnCl2 ले लिया, इट कैन रिएक्ट और नॉट। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट सारा आइडिया लग जाएगा प्रोडक्ट का भी। कैसे? हाँ। आयरन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ टिन +2 में। सही बात है। आयरन यहाँ +2 है, ये +2 है। ये हमें पता होना चाहिए। आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 एंड +3, और टिन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 एंड +4। इतना आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तभी हम रिडॉक्स का सही से यूज करेंगे और वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या है, किसी भी रिएक्शन में 2 रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट नहीं कर सकते आपस में। ओके। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रिएक्ट कर सकते। ओके। हर हालत में ये रिएक्शन में होना ही होना है। एक ऑक्सीडाइजिंग होगा, एक रिड्यूसिंग होगा। ओके। मतलब उसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है? एक हायर में होना चाहिए, एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में। रिएक्शन होगा ही नहीं है। हाँ, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों लोअर में आ गए। अब एक को रिड्यूस होना, एक को ऑक्सीडाइज, तो एक को हायर में होना पड़ेगा, एक को लोअर में होना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर ये +3 से +2 में चला जाएगा और ये +2 से +4 में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ भी नहीं होगा। समझ गए। कौन करेगा? किसको ऑक्सीडाइज और तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी ये जो हमारे चैप्टर है, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाँ, DNF ब्लॉक, इन सब में आप कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो, थोड़ा अंदर आ जाइए। हाँ, कोई भी रिएक्शन पढ़ते हो तो उनका लॉजिक आप इन 4 पोर्शन से समझने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो पीरियोडिक टेबल का कितना इंपॉर्टेंट यूज है। पीरियोडिक टेबल से सारी प्रॉपर्टीज उसी पर बेस है। किसी भी उसमें आ जाओ कि आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, या आपका एटॉमिक रेडियाई हो गया, सारी चीजें आपकी उसी पीरियोडिक टेबल से निकल। और हर एक चैप्टर जो है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से। एक मिनट देखते हैं, हमने बच्चों के लिए बनाया है ना। तो ये हमारे 4 बेस चैप्टर हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या क्या सीखा? कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, जिससे पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आके हमने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में बैठाना सीख लिया। बिल्कुल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल सही है। और फिर ये जो सारे ट्रेंड्स हैं, हाँ, ये सारे ट्रेंड पता होने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उधर लिखा हुआ है ना, जेड इफेक्टिव, जो एनसीईआरटी में हाँ, जो एनसीईआरटी में नहीं है। ये जेड इफेक्टिव हम लोगों ने कराया हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो स्लेटर रूल से अपना निकलता है। इसके बिना कहानी नहीं चलती कहीं भी। जितने भी एक्सेप्शन बने हैं ना,
सारे इसी से एक्सप्लेन होंगे जेड इफेक्टिव से, ओके। जितने भी एक्सेप्शन बने। तो इस जगह तक हम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, पर एलिमेंट तो अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ है ना विपिन सर? आप बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो एलिमेंट तो अपने आप दिखता एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड की फॉर्म में करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो किस बेसिस पे मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा किसी और एलिमेंट के साथ, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, शेप, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। इन सब का लॉजिक बता दीजिए सर, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में क्या है ना कि किसी भी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर जब तक नहीं पता होगा तब तक आप आगे का कुछ भी बता नहीं पाएंगे, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। बॉन्ड एंगल पर ये डिपेंड करता है कि ये इसकी रिएक्टिविटी क्या है, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, वो सारे चीज़ें इसी से निकल के आती हैं। सारी चीज़ वो केमिकल बॉन्डिंग, हाँ केमिकल बॉन्डिंग। और वैसे भी जो है ना चैप्टर में जो आपके पी ब्लॉक है वो है, सब में आपसे ये पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ही आते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, सीधे सीधे क्वेश्चन शेप का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी बच्चे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं। करेक्ट सर। यहाँ पे रिडॉक्स में आपने समझाया लॉजिक ऑफ अ रिएक्शन कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग होना चाहिए। हाँ सर ये क्या है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये एक्चुअल में पूरी केमिस्ट्री के अंदर दो ही टाइप की रिएक्शन होती हैं, वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड अनदर इज द नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाए। अच्छा, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना दे। ओके, तो उसमें हाँ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग होना जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। जैसे HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस वाटर, कोई भी इसमें चेंज ही नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट। डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो बस दो ही टाइप की रिएक्शन होती है, तीसरे टाइप की है ही नहीं ना केमिस्ट्री में। समझ गए सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वो हमारे चैप्टर्स हैं जो हमने बोला कि आपने लॉजिक पढ़ लिया, हाँ इन 4 चैप्टर्स का। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, और उसके बाद अब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया। अब ये 5 चैप्टर पढ़िए। बिल्कुल। और इसमें आपका कहना है कि DNF लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद पढ़िए, इसका हाँ, भी लॉजिक बच्चों हाँ, को इसका लॉजिक अभी करेंगे। हाँ तो हाइड्रोजन में क्या क्या पढ़ना होता है सर? हाइड्रोजन में बेसिकली ये जो लिखे हैं, हाइड्रोजन है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, H2O2, हाइड्राइड एंड हैवी वाटर, ये आपके पूरे ये कोर्स हमने सारा का सारा लिख दिया है ना। अब इसके अलावा कुछ करना नहीं है, ये NCERT के साथ है। बहुत तो एक चीज बताइए, हाँ, इनमें स्पेसिफिकली इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ते हैं सर? हाँ, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज सारी चीज के, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का इसका पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं। हाइड्राइड का भी नहीं, हैवी वाटर का लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसका भी हम पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। एस ब्लॉक पे आते हैं सर। अच्छा, इसमें एक बात और क्लियर करनी पड़ेगी कि आप जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा NCERT का एक चीज़ करा रहे हैं। आपको NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम थोड़े टॉपिक जो अनइम्पॉर्टेंट वाले हैं ना, अनइम्पॉर्टेंट के अलावा जो बच्चा खुद रीड, हाँ, जो खुद रीड करके समझ जाएगा, जहाँ पर वो नहीं आएगी, तो उसको हम जानबूझ के छोड़ते हैं कि बच्चा NCERT तो खोले कम से कम। करेक्ट। NCERT नहीं खोलते हैं बच्चे। करेक्ट। केवल नोट्स पे डिपेंड नहीं होना है। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हमने अतुल सर ने क्या किया है कि NCERT का जो टेक्स्ट है उसके ऑडियो एक्सप्लेनेशंस भी रिकॉर्ड कर दिए, जिससे NCERT पे हाँ, समझे NCERT, मजा आ जाएगा। हाँ, मजा आ जाएगा बच्चों को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग NCERT। अब एस ब्लॉक में क्या होता है सर? एस ब्लॉक में ये सारे कंपाउंड्स हैं। एक तो देखिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से हमने हटा दी, क्योंकि वो सारी पहले वाले पीरियोडिक टेबल से हो गई थी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ली ग्रुप की, पूरे ग्रुप की, नॉट एनी कंपाउंड, पूरे ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे NCERT में दिए हुए हैं, सारे अपनी तरफ से नहीं लेके आए। कंपाउंड तो बहुत हो सकता है, सारे NCERT के कंपाउंड है, इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने सारे डिस्कस ही कर देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। पर जैसे आप ये वाले डिस्कस नहीं करते, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये आधा पैराग्राफ, हाँ, बस आधा पैराग्राफ वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। पर जैसे Na2CO3 आप काफी डिटेल में NaOH करते हैं, NaOH पूरा डिटेल, पेरिस और जिप्सम करते हैं, सीमेंट करते हैं। ठीक है। फिर पी ब्लॉक में 13 और 14 में आ गए सर। हाँ, 13-14 में वही, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है 13 की, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ओके।
मतलब उल्टे पुल्टे हैं सारे, लेकिन वो सब किससे निकल के आएंगे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, हाँ, सारे एक्सेप्शन जेड इफेक्टिव से आएंगे। तो वो फिर हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत याद रखनी है आपको, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब, मतलब ऑर्डर उसका डिस्टर्ब है सारा का सारा। और एक आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियाई, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने कभी सुना ही नहीं होगा नीचे वाले एलिमेंट का साइज छोटा हो जाए, जबकि उसमें शेल ज़्यादा होती है। पर 13 के अंदर होती है। 13 के अंदर होती है गैलियम में। ओके। और वो ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके ओके। तो इसके अंदर 13 के अंदर बच्चों को बोरैक्स पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी 13 की पढ़ ली, उसके बाद बोरैक्स पढ़ना है, बोरिक एसिड पढ़ना है, हाँ, और डाइबोरेट पढ़ना है। ये तीनों ही कंपाउंड फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कार्बन वाले ग्रुप 14 की भी पढ़ी। हाँ, इसमें एलोट्रॉप्स और कार्बन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये करना है। मतलब वो 3 होते हैं ना, डायमंड 10 से पढ़ते चले आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन। ये वाला बच्चे आराम से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये भी CO2 SiO2 और फिर सिलिकॉन और सिलिकेट से। SiO2 सिलिकेट ही है। ओके। हाँ, तो वो उसमें कवर हो जाता है। चलिए सर, थैंक यू, आपको केमिस्ट्री मेरे से बेहतर पता है। ठीक है। अब 15 से 18 में क्या होता है? फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले चैप्टर में कवर हो चुकी है। जो बेस चैप्टर जो आपने बताए थे उसमें कवर हो चुकी है। अब ग्रुप 15 के अंदर ये वाले कंपाउंड, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और इसके स्ट्रक्चर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल बॉन्डिंग से, ये केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पूरी, हाँ हाँ हाँ, वो जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड और स्ट्रक्चर है सारा ये केमिकल बॉन्डिंग है। फिर उसमें नाइट्रिक एसिड होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, फॉस्फीन, फास्फोरस हैलाइड और ऑक्सो एसिड्स ऑफ H3PO4 और H3PO3 वगैरह, ये सब। हाँ हाँ हाँ, इनके स्ट्रक्चर वगैरह भी, इनके सारे स्ट्रक्चर वो सब केमिकल बॉन्डिंग से कवर हो रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ग्रुप 16 पे आए, फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, ऑक्सीजन, ओजोन, हाँ, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी डिटेल है, काफी डिटेल। बाकी चीजें आप काफी सारी इसमें से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ग्रुप 17 में हमारे हैलोजन कंपाउंड्स है। हाँ, तो इसके अंदर डिटेल में क्या पढ़ना होता है सर? इसमें ये हैलोजन्स का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करना। ठीक है। तीनों की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है। और इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, ये IF3 और ये सब। हाँ हाँ, यही बिल्कुल। और इसके ही पूरा फिर केमिकल बॉन्डिंग, उसके सारे स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फाइनली 18 के अंदर हमारे नोबल गैसेस आ गई। हाँ, तो यहाँ पे जेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स, ये स्पेसिफिक डिटेल में डिस्कस किया है एनसीईआरटी में। हाँ, ये जिनॉन फ्लोराइड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एक ही है, हाइड्रोलिसिस है ना, प्रिपरेशन HCF2, HCF4 एंड HCF6। और जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। और आप कुछ एक टेबल भी बनाते हैं वो फिर केमिकल बॉन्डिंग की हाइब्रिडाइजेशन और शेप। ओके, हाइब्रिडाइजेशन शेप। ठीक है। वो 7 कंपाउंड है बेसिकली जिनॉन के, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कौन से 7 सर? वो 7 हैं HCF2, HCF4, HCF6। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF2, HCF4, ठीक है, HCF6, HCO3, HCOF2, HCOF4, HCO2F2। वाह, ये ही 7 कंपाउंड है। इनके हाइब्रिडाइजेशन शेप, सबकी शेप अलग अलग है। ओके। पूरा केमिकल बॉन्डिंग है और खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। अब DNF लॉग पे आ गए सर, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं अलग से। अच्छा, आपने कहा पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। हाँ, पहले इधर आ जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कहा पहले पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन पहले, इससे क्या होगा, जो D एंड F है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। इसका लॉजिक बताइए। इसका लॉजिक ये है कि एक तो जो कॉम्प्लेक्स है, D एंड F क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है, कलर शो करने की टेंडेंसी है। जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तक आपको वो पता ही नहीं चलेगा। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, अपने आप आधा D एंड F कवर हो जाएगा। समझ गए। आधा D एंड F। तो DNF में क्या क्या ऐसा, वर्नर थ्योरी में क्या होता है? वर्नर थ्योरी बेसिकली एक सबसे बेस थ्योरी दी गई कि वैलेंसी किस तरीके की होती है। जो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट्स, वर्नर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं। यहाँ 2 टाइप की अलग उसने दी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक आयोनाइज हो जाती है, एक नॉन आयोनाइज। तो उसका कहना बस इतना था, वर्नर थ्योरी ने वैलेंसी को समझाया। अब ये पहली बार नॉमेनक्लेचर भी आ गया सर। हाँ, ये नॉमेनक्लेचर सिंपल वाला नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एज वाला है। हाँ, कॉम्प्लेक्स एज वाला है। तो ये नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म बच्चे सिर्फ ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, पर इनऑर्गेनिक में इस चैप्टर के अंदर। हाँ, बस इस चैप्टर के अंदर।
और ये वाली बॉन्डिंग, पहले वाला बॉन्डिंग जो हमने सीखा उससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे उससे अलग नहीं से चलेगा, सीखना ये बिल्कुल अलग से। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वीबीटी, थ्योरीज, हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और ये फिर हमने एक अलग से एनसीईआरटी में टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। ये बिल्कुल स्पेसिफाई करके अलग दे रखा है आपको। और इसके बाद फिर ये डीएनएफ ब्लॉक पे आएंगे, फिर डीएनएफ में आएंगे। अब इसमें डीएनएफ में क्या होगा, ये आपकी प्रॉपर्टीज सारी कुछ वहां से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, पर ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले चैप्टर से समझ नहीं आएंगी, जैसे बाकी में हाँ, बाकी में आई थी, वो नहीं समझ में आएंगी। ये आपको जैसे ही कोऑर्डिनेशन करोगे तो वैसे ही समझ में आना शुरू हो जाएगी। और इसमें ये वाले कंपाउंड, ये कंपाउंड, हाँ, KMnO4, बस। फिर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ये थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कलर देखना है ना, कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, बस ये थोड़ा थोड़ा। एक चैप्टर रह गया सर, मेटलर्जी, जिसका बड़ा सा नाम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है कि ये चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन, और बड़ा आसान सा होता है। ये डिफरेंट टाइप का नेचर है इसका, उसका पीरियोडिक टेबल और इन सब से कोई नहीं है, डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें बेसिकली ओर से हम मेटल कैसे बना रहे हैं, ठीक है, मेटलर्जी जिसे हम नाम दे रहे हैं, तो 4 मेटलर्जी हमें पढ़नी होती हैं। उसमें सारे प्रोसेस अपने आप, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर। हाँ। और जो आपने ये लिखे ना प्रोसेस यूज्ड फॉर मेटलर्जी, हाँ। बेसिकली इन 4 मेटलर्जी में जो प्रोसेस होंगे सारे आ जाएंगे, करेक्ट, सारे आ जाएंगे, मतलब इसके बाद नहीं करना कुछ भी। और इनको एक ये चीज भी करनी है। हाँ, एलंगम डायग्राम एक अलग है बिल्कुल, इसका तो अलग से क्या कहते हैं वीडियो भी मिल जाएंगे, और ये अलग है डेल्टा जी के बेस ठीक पर। है, तो बच्चों ये सारी कहानी है। अब क्या है, हमने आपको समराइज कर दिया। आपके पास 2 चैप्टर पहले के हुए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मान लीजिए तो 2.5 चैप्टर हुए, ठीक है। उसके बाद आपके हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक 11th में हो गए, 2.5 और 3 5.5 हो गए, और एक रिडॉक्स रिएक्शन 6.5 हो गया। और उस तरफ मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये 9.5 चैप्टर हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनसे आपके 15 सवाल आते हैं। इसमें अच्छी चीज ये है कि इन वाले सवालों में आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, तो आप जल्दी कर सकते हैं। आपको या तो आता है या नहीं आता, तो टाइम लगाना है। हमने मास्टर क्लास रिलीज कर दी है, ठीक है, जिसमें विपिन सर ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा कवर किया है। वहां से भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पर इंपॉर्टेंट चीज इस वाले वीडियो की ये थी कि बच्चों का ये जो सवाल होता है, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जो भी इन वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये जो 5 चैप्टर हैं, आपको कंटिन्यूसली देखना है कि इनका लॉजिक यहाँ पे है क्या। आप नहीं तो ऐसा लगेगा कि सारे टाइम रट रहे हैं, करेक्ट सर? बिल्कुल, रटना नहीं है, सारे टाइम आपको रटना नहीं है, पीछे जाके उसका लॉजिक सोचना है। लॉजिक से करोगे ना, ये इनऑर्गेनिक के साथ जो मिथ है कि रटी जाएगी, यही मिथ है कि ये रटनी है ही नहीं ना। बार बार देखिए, वो केवल समझने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें बस रिएक्शन वगैरह याद रखनी है, बाकी तो रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट से ही आ जाती है पूरी। परफेक्ट है। तो बच्चों आपको अब भी कुछ सवाल रह जाता है, इनऑर्गेनिक में कुछ और तकलीफ है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए यहाँ पे, आपको किसी और चीज से प्रॉब्लम होती है। बाय द वे, यदि याद रखना है तो एक तरीका तो याद रखने का ये है कि आपको रिएक्शंस याद करने में प्रॉब्लम होती है। पहली चीज तो उनका रिडॉक्स का लॉजिक समझ लीजिए रिएक्शन का, और दूसरी चीज फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, लिख के दीवार पे चिपका लीजिए। पर आपको इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछिए, और लगा कि मैं वहीं पे जवाब दे सकता हूं या विपिन सर वहीं पे जवाब दे सकते, जवाब दे देंगे। और यदि हम जवाब नहीं दे सकते, एक और वीडियो फॉलो बनाना है, उसको बना देंगे। ठीक है बच्चों।